हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि लेकर आता है आपके लिए क्वालिटी कंटेंट 24/7, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। दैट मींस पूरी की पूरी एजुकेशन जो आपको मैग्नेट ब्रेन्स से मिलती है वो टोटली फ्री है। 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपसे कोई भी पैसा डिमांड नहीं करा जाता। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में कि बजट बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से इसको पारित करा जाता है। बजट हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी अलग अलग बिल्स के बारे में कि कैसे वो पास होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में कि बजट कैसे पास होता है, उस पर डिस्कशन कैसे होता है, अलग अलग मोशंस कैसे लाए जाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए बजट की मैं बात करता हूं तो ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है ये? बजट वर्ड नहीं यूज करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 112 में मिलता है। किसमें मिलता है? 112 में। आर्टिकल नंबर 112 में क्या मिलता है आपको? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि है बजट है वो मिलता है। ठीक है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट समझिए क्या है। रिसिप्ट बेसिकली क्या है? जितनी जितनी पेमेंट है जो कि रिसीव करी गई है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? रिसिप्ट। मतलब जितनी भी इनकम हुई है बेसिकली उसको क्या बोला जाएगा? रिसिप्ट बोला जाएगा। एंड एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा हुआ है वो सब का क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम हुई है, किस बजट में या किस पर्टिकुलर सेक्शन में या किस पर्टिकुलर स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कितना रिटर्न निकला है, ये सब पूरी जो है पूरा स्टेटमेंट जो है वो होता है आपका क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 112 में दिया गया है। चलिए, बजट कंटेन्स द फॉलोइंग थिंग्स। एस्टिमेट रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, मतलब इस पर्टिकुलर साल में हमारा क्या एस्टिमेट रहेगा, ठीक है, एक अनुमान रहता है ये नेक्स्ट ईयर का, ठीक है, कि अगले साल हम इतनी इनकम होगी, हमारा इतना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, वेज एंड मींस टू रेज रेवेन्यू, कि किस किस चीजों से किस किस तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, की अभी इस करंट ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हो गया है, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर हो गया है। डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर एंड रीजन फॉर डेफिसिट और सरप्लस। मतलब मान लीजिए कि भाई साहब देखो, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा? समझो, अगर रिसिप्ट क्या है? ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, उस केस में क्या होता है? हमारा प्रॉफिट। इसको बोला जाता है क्या? सरप्लस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारी रिसिप्ट कम होती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा? हमको डेफिसिट। ठीक है, तो जो भी अगर सरप्लस हो रहा है तो सरप्लस की रीजन क्या है, डेफिसिट हो रहा है तो डेफिसिट का रीजन क्या है, ये सब इस पर्टिकुलर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में माना जाता है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कमिंग ईयर, की अगले आने वाले साल में आप क्या क्या जो स्कीम्स लेकर आ रहे हो उस पर कितना पैसा खर्च करोगे, क्या एस्टिमेट है कि उससे कितना परसेंटेज डेवलप्मेंट होगा, क्या रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ये सब चीजें भी उस पर्टिकुलर बजट में रहती है। तो बेसिकली पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में पूरा का पूरा रहता है कि प्रीवियस आपका क्या रहा है, इस साल आपने क्या किया है और अगले साल आप क्या करने जा रहे हो। तो ये 3 साल का पूरा जो लेखा जोखा होता है ओवरऑल, उसको बोला जाता है क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन मैं बता रहा हूं, आर्टिकल नंबर 112, ठीक है, क्या है? बजट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 112। चलिए, रेल बजट की बात करते हैं। तो रेल बजट क्या था? 1924 में, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमेटी, ठीक है, जिसने 1921 में स्टैब्लिश करी गई थी कमेटी, जिसने रिकमेंडेशन दी है अपने 1924 में। क्या नाम था उसका? एक्वर्थ कमेटी था। इसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि भाई साहब जो रेल बजट होता है उसको सेपरेट रखा जाए बजट से। क्यों रखा जाए? ताकि फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस रह सके, ठीक है, फैसिलिटेट बिजनेस अप्रोच टुवर्ड्स रेलवे पॉलिसी, सिक्योर स्टेबिलिटी एंड जनरल रेवेन्यूज फ्रॉम द रेलवे, इनेबल रेलवे टू कीप देयर प्रॉफिट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। ठीक है, ये रीजंस के लिए क्या बोला था एक्वर्थ कमेटी ने कि भाई साहब यूनियन बजट से या मेन बजट से आप क्या करो? रेल बजट को सेपरेट रखो।
ठीक है। तो 1924 से ही हमारे यहाँ पे रेलवे बजट को सेपरेट रखा गया था। अल्टीमेटली 2017 में अल्टीमेटली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इन्होंने क्या करा, रेल बजट और यूनियन बजट को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। सो सिंस 2017 हमारे यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल बजट प्रेजेंट होता था। 2017 से पहले की बात करते तो एक हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट होता था और एक रेल बजट प्रेजेंट हो जाता था। ठीक है, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करते हैं विद रिगार्ड टू द इनैक्टमेंट ऑफ बजट। इनैक्टमेंट ऑफ बजट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करे गए। प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एवरी ईयर। मतलब कौन इसको प्रेजेंट करना चाहेगा, या कौन बोलेगा कि प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे कि भाई साहब आप हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने क्या रखिए, अपना जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप उसको रखिए। नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो ये ग्रांट होता क्या है, ग्रांट का मतलब बेसिकली ये होता है कि पैसा मांगना। ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पैसा मांगना पार्लियामेंट से क्या बोला जाएगा, ग्रांट बोला जाएगा। तो ऐसी कोई ग्रांट की डिमांड नहीं करेगी जो कि प्रेसिडेंट साहब ने प्रायर रिकमेंड नहीं करी हो। मतलब उसको प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए, तो किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट साहब की। मतलब ये सीधा सीधा किसका आ गया, फाइनेंशियल बिल का मैटर आ गया। ठीक है, अब फाइनेंशियल बिल में अगेन 3 टाइप आएगा, मनी बिल आ जाएगा, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, चलिए नो मनी विदड्रॉन एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। मतलब क्या होगा, अगर आपको मनी विदड्रॉ करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो आपको प्रॉपर क्या लाना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन बिल। ये अप्रोप्रिएशन बिल अगेन किसमें इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये एक टाइप का क्या है, फाइनेंशियल बिल है, तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, इस पर डिस्कशन हुआ जाएगा, इसमें पॉलिसी कट मोशंस लेकर आया जाएगा एंड अल्टीमेटली इस अप्रोप्रिएशन बिल को फिर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए नया टैक्स आ रहा है तो उसमें भी रिकमेंडेशन किसकी चाहिए, प्रायर प्रेसिडेंट की चाहिए। शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। मतलब ये कहाँ ही होगा, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, नो टैक्स लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, बिना उस चीज को बिल के एक्ट बनाए आप क्या कर सकते हो, आप टैक्स कोई भी टाइप का नया टैक्स इंट्रोड्यूस करके उसको लेवी नहीं कर सकते। पहले वो क्या बनेगा, प्रॉपर तरीके से बिल से एक्ट बनेगा और एक्ट के बाद ही उस चीज को अप्लाई करा जाएगा। चलिए चार्ज एक्सपेंडिचर। अब देखिए समझिए, 2 चीजें आपको सामने आएगी, चार्ज अपॉन, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मेड। ये 2 चीजें आपके सामने आएगी, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन दो चीजों के अलग अलग मतलब होते हैं। चार्ज अपॉन की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, मैंडेटरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, याद हो जब हमने कैग साहब के बारे में बात करी थी तो हमने जब बात कर रहे थे कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनके जितनी भी सैलरी होती है, दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दैट मीन्स वो एक मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है, इस पे कोई भी वोट नहीं होता, इसको पास करने के लिए कोई भी वोट नहीं होता। इस पे ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि मैंडेटरी है, सैलरी तो देनी पड़ेगी, तो कोई भी वोट नहीं है। हाँ, हालांकि दिस इज सब्जेक्टेड टू ओपन टू डिस्कशन, इस पर डिस्कशन हो सकता है और इसको चेंज करा जा सकता है, बट ये सब्जेक्ट टू वोट नहीं है, ये अल्टीमेटली पास करना ही होता है, कोई भी वोटिंग इस पे नहीं होती, ऑटोमेटिकली बस एक बिल, अप्रोप्रिएशन बिल पेश करा जाता है और फिर वहां से ये निकल जाता है। एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये एक्सपेंडिचर जो है ये मैंडेटरी नहीं होता, मैंडेटरी नेचर इसका नहीं होता। ठीक है, तो अब जब ये सब्जेक्ट टू क्या है, वोटिंग है, ठीक है, इसमें क्या होगी, प्रॉपर तरीके से वोटिंग, और इसी वोटिंग के अराउंड क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी जा सकती है, बहुत सारे कट्स इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं, और जो अमाउंट मांग रही है गवर्नमेंट उसको रिड्यूस या इंक्रीज करा जा सकता है। चलिए, चार्ज एक्सपेंडिचर कंप्राइज सैलरीज, अलाउंस, डायमेंशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, dealt charges liable to government of India, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये क्या होगा, चार्ज एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, स्टेज इन एनैक्टमेंट ऑफ बजट, आप बजट के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे इनैक्ट होता जाता है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ठीक है। कन्वेंशनली बात करा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ये क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है, ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी, ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, ही विल बी बेसिकली द कॉज टू ले डाउन द बजट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब जनरली क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोलते हैं कि भाई साहब आप मेरी तरफ से क्या करिए, आप बजट को पेश करिए कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। तो कन्वेंशनली, ठीक है, प्रथा चली आ रही है, प्रैक्टिस चली आ रही है, तो कन्वेंशनली इट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। कब करते हैं, लोकसभा में करते हैं, कब करते हैं, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी। बट ठीक है, इस डेट को 1 फरवरी कर दिया गया 2017 से, मतलब 2017 से ये बजट कब पेश होने लग गया, तो 1 फरवरी को पेश होने लग गया, ठीक है। कैन बी प्रेजेंटेड इन पार्ट्स, मतलब कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में भी इसको इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। नो डिस्कशन ऑन दिस डे, इस पर्टिकुलर दिन में, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट वाले दिन में कोई भी डिस्कशन नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट विद बजट स्पीच, ठीक है, प्रेजेंट करने के बाद बजट स्पीच देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। एट द एंड ऑफ स्पीच इट इज प्रेजेंटेड टू राज्यसभा, जैसे स्पीच खत्म होता है तो लोकसभा से फिर भी बजट कहां जाता है, राज्यसभा में जाता है। चलिए, जनरल डिस्कशन begins after a few day, budget is presented, conducted in both the house simultaneously, बात होती है, last usually 3 to 4 days, ठीक है। कैन डिस्कस बजट एज अ होल और पार्ट और क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व, ठीक है। सीधी सी कहानी है, इस डिस्कशन में या तो पूरे के पूरे बजट को डिस्कस करा जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को डिस्कस करा जाता है, या फिर उस क्वेश्चन करा जाता है कि उसके पीछे जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, इसके पीछे जो सोच है कि भाई आपने इस पर्टिकुलर स्कीम में इतना पैसा दे दिया, उस वाले स्कीम में जो कि ज्यादा डेवलपमेंट करी थी उसमें कम दिया, तो पूरा का पूरा जो एथिक्स है, क्वेश्चन है, वो भी क्या कर सकता है, डिस्कस करा जा सकता है। कैनॉट मूव टू वोट टू हाउस, ठीक है। नो कट मोशन इज इन्वॉल्व, कोई भी टाइप का कट मोशन यहाँ पे अभी नहीं आएगा, ठीक है। सीधा सीधा वोट ऑन अकाउंट कंडक्ट होता है। वोट ऑन अकाउंट समझो क्या है, ठीक है। ये बात हो रही है किसकी, आपके अभी जनरल डिस्कशन की बात हो रही है, ठीक है। जनरल डिस्कशन में क्या होगा, कोई भी कट मोशन नहीं लेकर आते। कट मोशन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। सीधा सीधा वोटिंग पे नहीं मूव होता है जनरल डिस्कशन के बाद, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट कंडक्ट होता है। वोट ऑन अकाउंट बेसिकली समझो क्या है, टू कैरी आउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट फॉर डेज टू पास बजट। मान लीजिए कि बजट पास होने में 30 दिन का टाइम लगता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 30 दिन के जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे उसको निकालने के लिए या उस पैसे को लेने के लिए ये आता है क्या, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट। इट इज जनरली 1/6 ऑफ द टोटल बजट, ठीक है। टोटल बजट का जो 1/6 अमाउंट होता है वो क्या होता है, आपका वोट ऑन अकाउंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट को काम करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। चलो, इसके बाद जनरल डिस्कशन के बाद बेसिकली हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है और बजट को कहां पेश कर दिया जाता है, आपकी डिपार्टमेंटल कमिटीज में, ठीक है। स्क्रूनिटी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, ठीक है। हाउस इज एडजर्न टू 2 to 3 weeks, ठीक है। ड्यूरिंग दिस गैप 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज एग्जामिन एंड डिस्कस द बजट इन डिटेल, ठीक है, एंड एग्जामिन द ग्रांट्स, ठीक है। जो भी पैसा मांगा गया है बजट में उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। सबमिट द रिपोर्ट टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन। स्टैंडिंग कमिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1993, ठीक है, एक्सटेंडेड इन 2004। They make the parliamentary financial control more detailed, in depth and comprehensive. ये बेसिकली जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं ये इसलिए बनाई जाती हैं कि ताकि बजट पे डिस्कस करा जा सके। अब देखो 545 लोग वहाँ हैं, 250 के लोग ऊपर यहाँ हैं, तो अगेन जब बात आती है डिस्कशन के बारे में तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो सकता है। इसलिए क्या करा जाता है, उस पूरे के पूरे बजट को इन स्टैंडिंग 24 स्टैंडिंग कमिटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को दिया जाता है और ये 24 कमिटीज क्या करती हैं, उस पर प्रॉपर्ली एक एक चीज को पूरी बाल, मतलब खाल की बाल निकाल के उस पर डिस्कशन होता है। बहुत तरीके से होता है। इन लोगों को बंद कर दिया जाता है एक जगह कि भाई साहब आप कहीं भी इसको डिस्कस ना करें, बाहर पूरा सीक्रेटिव रहना चाहिए। फिर ये लोग अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और दोनों हाउसेस के सामने पेश करते हैं, ठीक है। चलिए, क्यों बनाई गई ये कमिटीज, ताकि पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल जो कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के ऊपर वो डिटेल्ड रहे, इन डेप्थ रहे और क्या रहे, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रहे। चलिए, वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अब होती है, क्या होता है, रिपोर्ट प्रेजेंट हुई, सब लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी कि भाई ठीक है, हाँ इन लोगों ने इतना पैसा मांगा है, इतना मिलना चाहिए, तो अब क्या होगी, वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, मतलब ग्रांट्स पे डिमांड की जो होगी इन पे वोट होगी। तो इन द लाइट ऑफ रिपोर्ट्स बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, लोकसभा टेक्स वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर टू लोकसभा, ये क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है, ये सिर्फ लोकसभा के पास ही पावर है, किसकी,
वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स के, मतलब राज्यसभा के पास पावर नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट, अभी हमने जैसे बात कर ली। ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर डिमांड को क्या करी जाएगी, अलग से सेपरेट कर ली जाएगी, ठीक है। अब देखो ग्रांट भी जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की ग्रांट्स होती हैं, ठीक है। चलो, मेंबर्स कैन मूव मोशंस टू रिड्यूस डिमांड्स नोन एज कट मोशंस। मेंबर क्या करते हैं, एक मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, ताकि रिड्यूस कर सके, जो डिमांड करी गई है पैसे की उसको रिड्यूस कर सकें, तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, कट मोशन बोला जाता है, ठीक है। अगेन जाहिर सी बात है ये ऑपोजिशन ही इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास जाए और वो अल्टीमेटली मिसयूज हो। चलिए, पहला आता है पॉलिसी कट मोशन, ठीक है। अलग अलग टाइप के कट मोशन है, सबसे पहले की बात करते हैं पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, ठीक है। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी मतलब जो भाई साहब जो आपने ग्रांट की बात करी है, जो आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, 1000 करोड़ रुपए चाहिए, ये टोटल फालतू है, ठीक है। फिर एक मोशन लेकर आते हैं कि भाई साहब ये हमारे रीजंस हैं, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, पॉलिसी ही कट करना चाहते हैं, और उस पॉलिसी में जितना भी अमाउंट है उसको रिड्यूस करके हम कितना कर रहे हैं, 1 रुपए कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 1 रुपए कर रहे हैं। तो डिमांड अमाउंट, ठीक है, डिमांड अमाउंट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, अमाउंट डिमांडेड इज रिड्यूस्ड टू ₹1, ठीक है। चलिए, एक नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट इकोनॉमी कैन बी अटैच्ड इन प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिड्यूस ऑफ डिमांड बाय स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, लम सम और कमीशन ऑफ द आइटम इन डिमांड। मतलब बेसिकली इकोनॉमिक कट की बात करें कि यार ये जो, चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल मनरेगा ले लीजिए, ठीक है, मनरेगा में उन लोगों ने 40,000 करोड़ रख दिया, तो कल नहीं यार 40 करोड़ 1000 करोड़ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप क्या करो, सिग्निफिकेंटली इसको कम करो, ठीक है। ठीक है, जो आप एक्सपेंडिचर मांग रहे हो, जो आपने रीजंस दिए हैं वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बजट तो कम करो। जैसे कई बार होता है ना, पापा के पास जाते हैं, पापा 1200 रुपये चाहिए, पापा वो नई बुक लेनी है, पार्टी में जाना है या करना है, तो पापा कितने निकाल के देते हैं, 100 रुपये निकाल के देता है। तो ये क्या हो गया आपका इकोनॉमिक कट मोशन। चलिए, टोकन कट मोशन की बात करते हैं। वेंटिलेट्स अ स्पेसिफिक ग्रीवियंस विद इन द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिमांड अमाउंट रिड्यूस बाय 100 रुपीज। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत डिसकंटेंट दिखाते हैं, कहना यार ठीक है चलो 100 रुपये से अमाउंट को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, एक छोटा सा एक टोकन टाइप कर देते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इट फैसिलिटेट्स इनिशिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड डिस्कशन ऑन द स्पेसिफिक डिमांड्स, uphold principles of responsible government. On the last day of discussion, speaker puts all demands to vote, discussed or not. मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिमांड है, अगर उसको मान लीजिए कुछ एक पर्टिकुलर डेज के बाद में उस पर भले डिस्कशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, स्पीकर क्या ले आते हैं, गिलोटीन ले आते हैं, ठीक है। अभी हमने प्रीवियसली भी इस पर बात कर चुके हैं मोशंस में, जब हमने पढ़ा था गिलोटीन मोशन क्या करता है, सीधा सब्जेक्ट टू वोटिंग ले आता है कि भाई साहब ये बजट पास होगा कि नहीं होगा, सीधी सी कहानी है। चलिए, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल की बात आती है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगेन जो पॉलिसीज में पैसा चाहिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलते हैं, और उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक अप्रोप्रिएशन बिल निकाल देना पड़ेगा लोकसभा में, और लोकसभा उसको फिर पास करेगी। नो अमेंडमेंट दैट विल हैव इफेक्ट ऑफ वेरिंग अमाउंट और ऑल्टरिंग द डेस्टिनेशन ऑफ वेरिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर अमाउंट था, जैसे मान लीजिए ए स्कीम है, ठीक है, इस पे गवर्नमेंट को स्पेंड करना था 1000 करोड़, ठीक है। तो जब ये अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस 1000 करोड़ जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अमाउंट चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, ये 1000 करोड़ कहीं सी मतलब आप बी स्कीम में नहीं लगा सकते। जिस स्कीम के लिए आप पैसा निकाल रहे हो वो पैसा उसी स्कीम में इन्वेस्ट होगा, उसी स्कीम में लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट कैन नॉट विड्रॉ मनी टिल द इनैक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। मतलब अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो अप्रोप्रिएशन बिल लेकर ही आना पड़ेगा। दिस एक्ट अथॉरिटीज पेमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट बिकम्स एक्ट आफ्टर असेंट बाय प्रेसिडेंट। चलिए, पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल की बात करते हैं। अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस अ टैक्स, ठीक है, मस्ट बी इनैक्टेड विद इन 15 डेज। तो अगर बजट में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है तो वो ऐसा हो जाता है। चलिए, ग्रांट्स की बात करते हैं हम, कौन कौन से टाइप की ग्रांट्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में। चलिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या हो रहा है, व्हेन एन अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। मान लीजिए मेरे पास एक पर्टिकुलर स्कीम थी ए, ठीक है, जिसके लिए मैंने 100 करोड़ रुपए लिए थे, बट अल्टीमेटली क्या होता है, ये स्कीम और डेवलप होती है, या मान लीजिए
किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये प्राइजेस राइज हो जाती हैं, कई चीजें होती है जो इनैक्ट कर लेती है, और ये 100 करोड़ रुपए मुझे क्या पड़ रहा है, अब कम पड़ रहा है। तो व्हेन एन अमाउंट ऑथराइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पार्लियामेंट में सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड करूंगा कि भाई साहब मुझे इस पर्टिकुलर स्कीम में इतना पैसा और चाहिए, इतना पैसा मुझे सप्लीमेंट्री चाहिए। चलिए एडिशनल ग्रांट की बात करते हैं। फॉर अ नीड अराइजन फॉर न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। मान लीजिए कुछ होता है आगे जाके कि मेरे को एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करनी पड़ जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वैक्सीन वाला ही था, ठीक है, बजट हमारा फरवरी में आ चुका था, लॉकडाउन लगता है हमारा कब, मार्च में, और अल्टीमेटली अब हमको क्या करना है, फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करनी, तो एक नई स्कीम के थ्रू फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करनी जो कि उस पर्टिकुलर बजट में इंक्लूडेड नहीं था। ऐसे में एडिशनल ग्रांट मांगा जाता है कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो कि क्या हो, नीड अराइजन फॉर सम न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल बजट फॉर दैट ईयर। एक्सेस ग्रांट की बात करते हैं तो एक्सेस ग्रांट व्हेन मनी स्पेंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ग्रांटेड, मतलब मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर स्कीम है, अगेन जैसे मान लीजिए यही है ए स्कीम है, जिसमें कि मैंने क्या बोला था कि भाई 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिएगा, ठीक है, क्या बोला था मैंने, 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिएगा, ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या होता है, मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाता हूँ कि कल यार मुझे ये 100 करोड़ कम पड़ रहा है, मुझे 50 करोड़ एडिशनल चाहिए, ठीक है, तो ये एडिशनल क्या होता है, ये एक्सेस ग्रांट के थ्रू मांगा जाएगा। किसके थ्रू मांगा जाएगा, एक्सेस ग्रांट के थ्रू मांगा जाएगा। और ये जो 50 करोड़ का है ये डिस्कस होगा, ये वोट होगा कब, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर इस पर्टिकुलर चीज पे डिस्कशन होगा कि भाई साहब आपके इसमें ऐसी क्या मिसकैलकुलेशन हो गई कि आपको बहुत अर्जेंट में पैसा चला गया, और ये जो ग्रांट है ये अप्रूव होगी किससे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, ठीक है। एक कमेटी अगेन बैठती है किसमें, आपके पार्लियामेंट में, जो कि परमानेंट कमेटी है, और ये पब्लिक के पैसे का हिसाब रखती है। इसका काम भी थोड़ा बहुत क्या होता है, कैग जैसा होता है। जब हमने कैग आपको पढ़ा था तब हमने ये लाइन पढ़ी थी कि कैग एक्ट्स एज अ फ्रेंड टू दिस पब्लिक अकाउंट कमेटी। चलिए नेक्स्ट आता है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का ब्लैंक चेक होता है, ठीक है। एक ऐसी आपदा, ये एक अनफोर्सीन सिचुएशन से कोप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वोट ऑफ क्रेडिट पे साइन करा लेती है, या कह लीजिए वोट ऑफ क्रेडिट को पास करा लेती है। इस पर्टिकुलर वोट ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, गवर्नमेंट कितना भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकती है फॉर अ पर्टिकुलर यूज, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ब्लैंक चेक। तो ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ इंडेफिनिट कैरेक्टर एंड मैग्नीट्यूड, ऑफ इंडेफिनिट कैरेक्टर एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब या तो कोरोना वैक्सीन निकालने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं या एडिशनल ग्रांट ले सकते हैं, तो बेटर क्या होगा, वोट ऑफ क्रेडिट ही होगा, क्योंकि एडिशनल ग्रांट में तो क्या आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए। वोट ऑफ क्रेडिट इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैंक चेक। चलिए नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनल ग्रांट। ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पज विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसरो को अब क्या भेजना है, अपना एक सैटेलाइट भेजना है, किसको ऑर्बिट करने के लिए, सन को ऑर्बिट करने, तो सैटेलाइट बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्पेशल पर्पज है जो कि पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं था, ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या होता है, इसको अब भेजना बहुत जरूरी हो जाता है, तो मान इसके लिए क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट होता है। क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट में बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ए स्कीम है और बी स्कीम है, इसमें मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे, इसमें मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे, बट अल्टीमेटली क्या होता है, इसमें मुझे और एक्सपेंडिचर की जरूरत है, इसमें मुझे कम एक्सपेंडिचर की जरूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से 30 करोड़ रुपए निकाल के कहां डाल सकता हूं, यहां इनपुट कर सकता हूं। बट ये 30 करोड़ रुपए भी मेरे को रीअप्रोप्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी और टोकन ग्रांट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो व्हेन फंड्स टू मीट न्यू एक्सपेंडिचर कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन पर्टिकुलर हेड टू अनदर। चलिए नेक्स्ट आता है फंड्स। देख लेते हैं, हमने इतने फंड्स की बात करी, कंसोलिडेटेड इंडिया, चार्ज अपॉन, एक्सपेंडिचर अपॉन, और सब तो देख लीजिए है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 266 सब क्लॉज 1 में दिया गया है, ठीक है। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, ऑल लोन रेट्स, मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट, पूरा जितना जो पैसा होता है आपका कहाँ आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। जितना भी बिजनेस का पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कहाँ आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ऑल लीगली ऑथराइज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब सैलरी वैलरी कहाँ से जाएगी, यहीं से जाएगी। अप्रोप्रिएशन बिल मैंडेटरी फॉर विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर आपका पब्लिक अकाउंट्स फंड, जो कि आर्टिकल नंबर 206 सब क्लॉज 2 में दिया गया है, ठीक है। ये भी 266 सब क्लॉज 2 में दिया गया है, ठीक है। ऑल द अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएफ का पैसा हो गया, तो वो कहाँ जाता है, इस पर्टिकुलर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाता है। मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट जब रिसीव करती है,
जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने रिसेंटली बहुत सारे डोनेशंस करे थे कोविड के टाइम पे, या कभी कोई आपदा आ जाती है हमारे यहाँ पे तो हम पैसा डोनेट करते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है, तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, जुडिशियल डिपॉजिट एक्सेट्रा हो गया। अकाउंट ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, पेमेंट कैन बी मेड विद द वोट ऑफ पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन, नेचर ऑफ अकाउंट इज बैंकिंग एंड ट्रांजैक्शन मोस्टली। नेक्स्ट आता है कंटिजेंसी फंड, जो कि आर्टिकल 267 में दिया गया है। ये मान लीजिए एक आपदा से बचने के लिए, या कोई मान लीजिए एक डिजास्टर आ जाता है, कोई कंटिजेंसी ऐसी आ जाती है कि जिसमें पैसा इमीडिएटली चाहिए विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट प्रोवाइड विच टाइम टू टाइम मनी इज डिपॉजिटेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि भाई टाइम टू टाइम इसमें मनी क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपॉजिट करेगी। मेड टू टैकल विद अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर एट डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, at disposal of president and on his behalf in control of finance secretary, operated by executive action, मतलब इसमें legislative action की जरूरत नहीं है। चलिए, ये था पूरा का पूरा बजट के बारे में हमने बात कर ली है, कंसोलिडेटेड फंड्स के बारे में हमने बात कर ली, ग्रांट्स के बारे में, बजट कैसे इनैक्ट होगा, अलग अलग कट मोशंस भी देखें। आज का वीडियो बेसिकली यहीं खत्म होता है। अब अगर आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है, दोबारा रिवाइज करना है, तो दैट मीन्स यू डोंट नीड टू गो ऑन यूट्यूब पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे कहाँ आओ आप, magnetbrains.com पे। कहाँ आओ, magnetbrains.com के, हमारी नई साइट है, हमारी नई पहल है आपके लिए। साथ साथ हमने हमारा ऐप भी लॉन्च कराया हुआ है ऑन गूगल प्ले स्टोर, सो प्लीज गो डाउनलोड एंड डू चेक इट आउट। ये साइट कैसे काम करेगी, छोटा सा वीडियो है उसके बारे में, छोटा सा वॉक थ्रू है, ठीक है। लॉगिन करो साइट पे लॉगिन करने से थोड़ा बहुत पेज ऐसा देखेगा, ठीक है। क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको देखो पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। CUET है, UPSC है, नीट है, IIT है, आपके KG1 से लेकर 12 तक के सारे CBSE आपके बोर्ड, सब कुछ मिलेगा आपको। मैं कहाँ मिलूंगा, मैं ओलंपियाड पे मिलूंगा। जैसे ही ओलंपियाड के टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक अगेन पूरी लिस्ट आ जाएगी। ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट ये क्लास 10th है, आपको क्या चूज करना है, क्लास 9 चूज करना है। तो जैसे क्लास 9 के टैब पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने आपके टीचर्स हैं जो कि ओलंपियाड के अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं, सब देखो वॉच नाउ का बटन लेकर आ जाएंगे। जैसे किसी भी वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्या होगा, एक नया पेज खुलेगा जो कि ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगेन स्क्रॉल डाउन कर लेना, तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये आगे पूरा वॉच ऑल वीडियोस, जहाँ पे डिटेल मिल जाएगी आपको लेक्चर्स के बारे में, ठीक है। इस प्लस पे क्लिक करोगे तो अगेन एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, ठीक है। क्या होगा, अगेन छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और यहाँ पे देखो आप वॉच नाउ कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की डिटेल भी पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्या होगा, यूट्यूब प्लेयर वहीं का वहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको यूट्यूब पे रिडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक नहीं कॉपी पेस्ट कर लेने दी जाएगी। यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनलिटी आपके लिए वहीं खुल जाएगा, वहीं ऑपरेट हो जाएगा, है ना। अमेजिंग सी बात। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ आई होप अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर तो दबा के करा होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।